वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जियोमेट्री के बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सम बेसिक्स जियोमेट्रिकल आइडियाज यानी आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। यह आपके सभी एग्जाम, चाहे जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट या कोई भी टेट हो, सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं कि आज की इस लेक्चर में हम लोग जियोमेट्री के कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग रहेगा पॉइंट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड के बारे में। उसके बाद लाइन के बारे में जानेंगे कि लाइन क्या होती है, किसको कहते हैं, यानी रेखा के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। उसके बाद पैरेलल लाइन के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रे यानी किरण के बारे में बात करेंगे। और फिर कर्व्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हर साल आपके सी टेट में क्वेश्चन आता है। और उसके बाद पॉलीगॉन्स के बारे में यानी बहुभुज के बारे में बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग जियोमेट्रिक, जैसा कि हमारा जियोमेट्री का ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा अगर जियोमेट्री की केवल बात की जाए, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जियोमेट्री का मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, जो जियोमेट्री होता है वह यूनानी शब्द जियोमिट्रोन, ये आप देख सकते हैं, जियोमेट्री एक यूनानी शब्द होता है जियोमेट्रॉन, उससे मिलकर बना है या उससे लिया गया है। तो जियोमेट्रोन का मतलब क्या होता है? तो जियो का मतलब होता है भूमि और मेट्रोन का मतलब होता है मापना। यानी अगर आप समझें तो कह सकते हैं कि जियोमेट्री का मतलब होता है भूमि का मापन, या आप कह सकते हैं कि ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वास्तुकला या शिल्पकला यानी आर्किटेक्चर और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई थी। यानी भूमि को बहुत पहले मापने के लिए ही जियोमेट्री क्या हुई थी, उत्पन्न हुई थी, या इसकी आवश्यकता पड़ी थी। अब हम लोग अपने टॉपिक्स को देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है पॉइंट यानी बिंदु। तो सबसे जो छोटा पार्ट यानी छोटा जो सबसे आकृति होता है या शेप होता है वह होता है आपका पॉइंट। यानी आप किसी, जैसे मान लीजिए पेज है, ये पूरा आपका पेज है। मान लीजिए इस पेज पे मैंने अपना एक पेन लिया और ऐसे बस पेन को कर दिया, ऐसे छू दिया मैंने। तो ये जो आकृति बनेगी या ये जो शेप बनेगा ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, यानी ऐसे जो टच कर दिया हमने, इसको क्या बोला हमने, पॉइंट। और इसका नाम हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी ऐसे टच कर देते हैं पेन से, पेंसिल से, तो वो जो आकृति बनती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जो बिंदु होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, और बिंदु एक स्थिति या फिर कह सकते हैं लोकेशन को निर्धारित करता है। बिंदु यानी पॉइंट क्या करता है, एक लोकेशन को निर्धारित करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आइए आगे हम बात करते हैं रेखाखंड के बारे में। ठीक है, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट के बारे में। तो देखिए रेखाखंड क्या होती है। जैसे हमने मान लीजिए कि ये दो बिंदु ले लिए, अभी हमने बताया कि पेन या पेंसिल किसी को ऐसे छोटा सा टच कर देंगे तो उसको हम लोग बिंदु बोलते हैं। अब ये आपका हो गया बिंदु ए और ये हो गया बिंदु बी। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये जो आकृति बनती है इसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलेंगे, रेखाखंड। यानी दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा जो आकृति या छोटा रास्ता एक रेखाखंड को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर दो बिंदुओं को ऐसे बना दें और उनको आपस में उन दो बिंदुओं को मिला दें तो उसको हम लोग, जो आकृति बनती है उन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। अब इसका हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, यानी ए बी को हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं रेखाखंड ए बी। इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं तो
इसको बोलेंगे रेखाखंड AB, या हम इसको बोल सकते हैं रेखाखंड BA, यानी दोनों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AB से और BA से भी। ठीक है। एक एक यहाँ पे जो नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यह है, जो सीटेट में आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट होता है, इसका अंत बिंदु होता है, यानी इसका एंड पॉइंट होता है। यह आप याद कर लीजिएगा। क्या करेगा ये, ट्रू फॉल्स में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 गलत देगा, 1 सही दे देगा। वो दे देगा कि निम्न में से कौन रेखाखंड के लिए सही है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि इसका अंत बिंदु होता है। तो आप याद कर लीजिए कि रेखाखंड का अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट होता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि हमारे आसपास कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम रेखाखंड को देख सकते हैं, तो एक बॉक्स का किनारा आप देख सकते हैं, एक ट्यूबलाइट को देख सकते हैं। ये सब के अंदर आपको क्या होगा कि रेखाखंड मिल जाएगा देखने के लिए। अब आगे हम लोग बात करेंगे लाइन क्या। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लाइन के। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ऐसे अगर कर दिया तो इसको हम लोग पॉइंट या बिंदु बोलते हैं। अगर 2 पॉइंट को आपस में मिला दिया तो इसको हम लोग रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब अगर इसी रेखाखंड को हम लोग उस पॉइंट के आगे बढ़ा दें, थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा इधर बढ़ा दें, यानी ये जो AB है, ये देखिए आप, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, इसको थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया जाए, तो अगर इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। यानी जब एक रेखाखंड, जैसा कि आपको यहाँ AB दिख रहा है, जब एक रेखाखंड AB को दोनों ओर या दोनों तरफ बिना किसी अंत के, यानी इसका कोई अंत नहीं है, ऐसे खींचते जाइए खींचते जाइए, इसका कोई पॉइंट, यहाँ कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका। ठीक है, तो अगर उसको क्या करें, विस्तृत करते चले जाएं या विस्तृत किया जाता है तो हमें एक रेखा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, रेखा के लिए हम या तो इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं रेखा AB, रिप्रेजेंटेशन ऐसे इसको लिख सकते हैं रेखा AB, या फिर इसका कोई नाम लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं यल। जैसे इसको आप क्या लिखेंगे, यल, तो इसको बोलेंगे रेखा यल। ये भी आप नाम इस तरीके से नाम रख सकते हैं। अब रेखा के से जुड़ा हुआ कुछ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें आप। पहला पॉइंट है कि रेखा का अंत बिंदु नहीं होता। अभी आपने पढ़ा था कि रेखाखंड का अंत बिंदु होता है, लेकिन अब आप जान लीजिए कि रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। जैसे ये रेखा है तो आप खींचते चले जाएंगे, जहां मन वहां तक खींचिए, अनंत तक खींचे जाइए, इसका कोई अंत बिंदु या एंड पॉइंट नहीं होता है। सेकेंड है आपका, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि किसी रेखा पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। यानी अगर कोई भी रेखा है, जैसे ये रेखा है, तो इस पे ये सारे क्या है कि ये पॉइंट 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 से ही रेखा बनती है। जैसे इनको आप मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये आपस में मिलते 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 एक ऐसी लाइन बन जाएंगी। तो इसको आप याद कर लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, तो उसका आंसर आप क्या देंगे, असंख्य या इनफाइनाइट बिंदु होते हैं। नेक्स्ट है आपका, रेखा को निश्चित करने के लिए 2 बिंदु पर्याप्त हैं। यानी अगर जैसे ये रेखा है, घिसते गए, अगर इन्हें अब रोकना है तो एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ लेकर आप रोक सकते हैं। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किसी रेखा को निश्चित यानी रोकने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, तो आप उसका ऑप्शन क्या देंगे, 2 पॉइंट्स, यानी 2 बिंदु किसी रेखा को रोकने के लिए या निश्चित करने के लिए पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। अब देखिए हम रेखा के बारे में जान चुके हैं, अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा मैंने ऐसे खींच दिया, इसका नाम रख दिया L1। अब एक रेखा ऐसे खींचे कि इस रेखा को क्या करे, वो काटती हुई जाए। ठीक है, एक रेखा हमने ऐसे ले लिया, अब एक रेखा ऐसा खींचा जाए कि इस रेखा इस L1 को L2 क्या कर दे, काट दे। अगर एक रेखा किसी रेखा को, यदि एक रेखा को कोई दूसरी रेखा काटती है, काटती हुई गुजरती है, जैसे यहाँ L1 है आपका L1, इसको L2 काटती है, कहाँ काटती है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हमने नाम रख दिया P। तो ऐसी लाइनों को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी 2 रेखाओं में एक कॉमन पॉइंट हो
तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं या इंटरसेक्टिंग। इनमें देखिए कॉमन पॉइंट क्या है, ये रेखा L1 हो गई, L1 और L2। अब ये दोनों आपस में यहाँ पे देखिए क्या एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं। तो इस कट वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कॉमन पॉइंट। तो अगर कोई दो रेखाएं के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम से। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में आपका जो कॉमन पॉइंट है वह है P। आगे बढ़ते हैं, और एक जो अक्षर ABCD ऑफ अल्फ़ाबेट लिखते हैं उनमें जो यक्स होता है वह आपका एक प्रतिच्छेदी रेखा का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या होती है इसको जानते हैं। तो ये भी एकदम सिंपल है, कोई दो रेखा ले लीजिए, जैसे ये आपका है AB, इसी के नीचे हमने एक और रेखा खींच दिया और इसका नाम रख दिया CD। तो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटती नहीं है यानी इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। सिंपल। अब ये देखिए क्या है, आप इसको खींचते जाइए, ऐसे इसको खींचते जाइए, लेकिन ये आपस में कट नहीं करेंगी। अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती हैं तो समांतर कहलाएंगी। अगर ये दो रेखाएं आपस में ऐसे एक दूसरे को कट करती हैं तो फिर क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किरण की। किसकी, किरण की। ठीक है, ये आपका किरण है, यानी कि किरण रे क्या होता है। तो देखिए रे क्या होता है, किरण रेखा का ही एक भाग होता है। यह क्या होता है, यह लाइन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये एक लाइन ले लिया, ठीक है, खींच दिया एक लाइन। अब इसका जो इनिशियल पॉइंट है यानी जो प्रारंभिक बिंदु है ये पहला वाला माना जाएगा। इसको हमने लिख दिया A। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करें कि इसको यहाँ पे कोई बिंदु P ले लिया गया है, ये भी कोई बिंदु P है। तो देखिए किरण या रेखा का एक भाग होता है, यह एक बिंदु से प्रारंभ होता है। जैसे यहाँ A है, A से प्रारंभ होता है और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। यानी इसका एक पॉइंट तो फिक्स होगा, लेकिन जो सेकेंड पॉइंट है वह फिक्स नहीं होगा। किरण का एक पॉइंट यानी जो इनिशियल पॉइंट है, जो प्रारंभिक बिंदु है, वह तो फिक्स होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी इसका कोई फिक्स नहीं है। यानी एक पॉइंट फिक्स और जो दूसरा पॉइंट है वह फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं किरण। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में जो A है इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, और जो P है वह इस किरण का कोई अदर पॉइंट है या कोई अन्य बिंदु है। ठीक है, किरण को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको आप रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं AP, और ऐसे किरण की तरह बना देंगे। ठीक है, तो देखिए अब दोनों तीनों को मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड क्या था कि इसके दोनों अंत बिंदु निश्चित होते हैं। ठीक है, और जो रेखा है उसका अंत बिंदु निश्चित नहीं होता है, और जो किरण है उसका एक पॉइंट तो निश्चित होता है लेकिन दूसरा पॉइंट निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो ये अंतर है इनका आपस में। अब एक और रेखा लेते हैं, जैसे ये है आपका यहाँ पे है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वह क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है O, यानी प्रारंभिक बिंदु O है, और इसमें दो पॉइंट हमने अपने से ले लिए हैं, एक लिया है B और एक लिया है A। तो अब इसका नोटेशन आप कैसे देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो O A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और O B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, ओ से हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमेशा जो O है वह आगे रहेगा, यानी जो प्रारंभिक पॉइंट है वह हमेशा आगे रहेगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और वक्र की बात करते हैं। सो देखिए वक्र क्या होता है, वक्र, इससे सीटेट में बराबर क्वेश्चंस आते हैं। तो वक्र का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वह होता है सीधा नहीं। सीधा नहीं यानी टेढ़ा। कोई भी चीज जो टेढ़ा हो इस प्रकार से, उसको हम लोग बोलते हैं वक्र। ठीक है,
अब लेकिन बट गणित में वक्र सीधा भी हो सकता है। तो आप एक चीज याद कर लीजिए कि लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कर्व सीधा भी हो सकता है। ठीक है, तो कर्व क्या होता है, ऐसे कोई भी लाइन खींच दिए, जैसे ये क्या है, ये कर्व है, इस तरह खींच दिए कर्व है, ऐसे बना दिए कर्व है, कुछ भी ऐसे ऐसे आप कर दिए कर्व है। ठीक है, ऐसे कर दिए आप, ऐसे, ये क्या है, कर्व है। कोई भी लाइन ऐसे बिना हाथ उठाए खींच दीजिए, वो क्या है, आपका कर्व होता है। ठीक है, यानी कागज पर बिना पेंसिल उठाए हुए, जैसे मैंने देखिए हाथ नहीं उठाया, जहाँ तक खींच दूंगा, ये क्या है, आपका कर्व है। कागज पर बिना पेंसिल उठाए कोई भी आकृति सीधी या टेढ़ी को एक वक्र कह सकते हैं। इस संदर्भ में एक सरल रेखा भी एक वक्र ही होती है। ठीक है, तो वक्र क्या होती है, बिना हाथ उठाए कोई भी रेखा खींच दिए उसको हम क्या बोलेंगे, वक्र बोलते हैं। अब इसके टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स, तो टाइप्स को देख लेते हैं। पहला जो टाइप है वह है आपका सिंपल कर्व यानी सरल वक्र। तो सरल वक्र क्या होता है, यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र होता है। यानी देखिए ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये आपस में अपने काट रहा है। अगर जैसे इसको हम ऐसे कर दें तो ये देखिए ये अपने को ही कट कर दिया। तो ऐसा वक्र जो अपने आप को न काटे, जैसे आप एग्जाम्पल ये सब देख रहे हैं, जो अपने आप को न काटे उसको हम लोग सिंपल कर्व कहते हैं। अब सेकेंड बात करते हैं क्लोज्ड कर्व की। अब देखिए क्लोज्ड कर्व या फिर बंद कर्व क्या होता है, तो एक वक्र या कर्व जिसके सिरे मिले हुए हों, क्लोज्ड कर्व का। अब जैसे देखिए पहले वाले में हमने ऐसे वक्र लिया था, इसका देखिए ये पॉइंट नहीं मिल रहा है ना, तो इसको नहीं बोलेंगे। अगर ऐसे खींच दिया गया है, अब देखिए इसके ये पॉइंट मैच नहीं कर रहे हैं, अगर इसको हम ऐसे बंद कर दें, क्लोज्ड कर दें, आपस में दोनों पॉइंट मिल जाए तो उसको हम लोग बंद कर करते हैं। ठीक है, तो ऐसी आकृति जो बंद हो उसको बंद कर्व करेंगे, बस सिंपल समझिए। ओपन कर्व का मतलब खुली वक्र, यानी जो ऐसे खुला हो, बंद ना हो। ठीक है, एक वक्र है जिसके सिरे मिले ना हो, ओपन वक्र कहलाता है या कर्व कहलाता है, सिंपल। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कर्व के भाग। जैसे एक मान लीजिए हमने एक कर्व ले लिया, ठीक है, ये कर्व हमने एक ले लिया, ऐसे ऐसे बना दिया आपका। अब इस कर्व में कुछ पॉइंट, जैसे बीच में एक पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, जैसे एग्जाम्पल में भी लिया गया है। ठीक है, तो किस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, बस यही जानने की हम लोग को कोशिश करना है। तो एक बंद कर्व या क्लोज कर्व में तीन भाग होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला होता है इंटीरियर, या फिर इसको बोलते हैं अभ्यंतर हिंदी में, यानी अंदर वाला भाग। जो अंदर वाला भाग होता है, ये पूरा अंदर वाला भाग जो है आपका, ये अंदर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं, इस पूरे अंदर वाले भाग को, ये जितना भी है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर या अभ्यंतर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कर्व में जो पॉइंट ए है वह क्या है, एग्जाम्पल है इंटीरियर का, यानी पॉइंट ए को हम लोग बोलेंगे इंटीरियर। अब देखिए, और बाउंड्री क्या होता है, परिसीमा किसी भी चीज़ का। जैसे ये जो ऐसे बाहर वाला भाग, ये जो पूरी लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री या परिसीमा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बी, यानी जो पॉइंट बी है या बी है वह वक्र का बाउंड्री है। और अगला भाग होता है एक्सटीरियर, यानी बहिर्भाग, यानी बाहर वाला भाग। ठीक है, तो ये जो सी है, ये देखिए आपको गलती से यहाँ लिखा गया है, ये सी यहाँ बाहर रहेगा। ठीक है, अब इस बाउंड्री के बाहर अगर कोई पॉइंट हम लोग ले लें, जैसे जैसे मान लीजिए हमने ये कर्व बनाया, ये कर्व हो गया, इसके अंदर भाग ये हो गया ए, और ये इसके बाउंड्री पे भाग हो गया। अब हम इसके यहाँ बाहर कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट कोई सी, तो इसको, इस पॉइंट सी को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व का एक्सटीरियर यानी बहिर्भाग बोलेंगे। एक्सटीरियर भाग क्या हो जाता है, जो बाउंड्री के बाहर हो। ठीक है, तो वक्र के इंटीरियर और उसकी बाउंड्री को मिलाकर उस वक्र का रीजन बनता है, यह भी आप जान लीजिए। वक्र का रीजन क्या होता है, ये पूरा बाउंड्री और जो इसका इंटीरियर यानी अंदर वाला भाग है, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं इसका क्षेत्र या रीजन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे बहुभुज।
किसकी बात करेंगे? बहुभुज की। बहुभुज बोलिए या फिर पॉलीगॉन्स बोलिए, ठीक है। तो बहुभुज क्या होता है? बहुभुज ऐसी आकृतियां जो केवल रेखाखंडों यानी लाइन सेगमेंट से ही बनी हो और वह एक सरल बंद आकृति यानी एक सिंपल क्लोज्ड शेप हो। यानी एक पॉइंट आप याद करिए क्या, कि भैया जो बहुभुज होती है वह लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड से बनी होती है। और सेकेंड पॉइंट है कि वह हमेशा क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर क्लोज आकृति शेप है तभी उसको बहुभुज बोलेंगे, अगर क्लोज नहीं है तो हम उसको कभी भी पॉलीगॉन्स नहीं बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये त्रिभुज, ये क्या है आपका? त्रिभुज है, ठीक है। ये चतुर्भुज है, ये सारे क्या हैं? आपके पॉलीगॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सब क्या हैं आपके? देखिए रेखाखंड से बने हैं। ये सब क्या हैं आपके? ये देखिए 3 रेखाखंडों से बना है, ये 4 रेखाखंडों से बना है, ये आपका 1 2 3 4 5 रेखाखंडों से बना है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुभुज को समझ सकते हैं। अब नोट पॉइंट कुछ ले लेते हैं। क्या है नोट पॉइंट? नोट पॉइंट ये है कि वाला पॉलीगॉन दो भुजाओं यानी 2 साइड्स वाला पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं होता है। यानी देखिए, अगर जैसे एक हमने ये लाइन सेगमेंट लिया, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड या इसको भुजा बोलेंगे, और एक हमने ए लिया, तो देखिए इसका नाम हमने ए बी रख दिया और इसका नाम हो गया बी सी। अब ये देखिए एक कोण की तरह है, एंगल की तरह, तो ये क्या पॉलीगॉन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन है कि पॉलीगॉन हमेशा एक बंद आकृति होता है, इस तरीके से क्लोज, यानी अगर एक और लाइन खींचे तब ये क्लोज होगा। तो 2 भुजाओं वाला पॉलीगॉन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। इस वाले पॉइंट को आप नोट कर लें, सी टेट में पूछ सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे पॉलीगॉन्स के कुछ भागों को। जैसे पॉलीगॉन का साइड, वर्टेक्स एंड डायगोनल्स ऑफ पॉली, यानी बहुभुज की भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण क्या होते हैं। इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझेंगे, सिंपल सा एक फिगर हम लोग यहाँ पे दिया गया है, इसको ले लेते हैं। ये आप फिगर ले सकते हैं, जैसे ये फिगर है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये कुछ पॉइंट्स हैं ए बी सी। जैसे ये देखिए, हमने ये रेखाखंड ए बी लिया, इसको अगर 2 पॉइंट यानी इसके इंड पॉइंट होंगे तो इसको रेखाखंड बोलते हैं। तो ए बी क्या है? एक क्या होगा? साइड होगा, इसका एक भुजा होगा। ऐसे जो खींचा गया है बी सी, यह भी क्या होगा? एक भुजा होगा। यानी ये जो ऐसे ऐसे एक पूरी रेखाखंड है, इनको हम लोग भुजाएं बोलते हैं। तो इसमें ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई ए, ये सारे क्या हैं? आपके भुजाएं हैं, ठीक है। ये सारी क्या हैं? भुजाएं हैं। यानी एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वर्टेक्स की, यानी शीर्ष क्या है इसके। तो अगर ये आप एग्जाम्पल देख रहे हो, तो इस एग्जाम्पल में अगर पूछा जाए आपसे कि इस एग्जाम्पल में आप शीर्ष बताइए कि इस पॉलीगॉन के वर्टेक्स क्या हैं यानी शीर्ष क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए वर्टेक्स क्या होते हैं? 2 भुजाएं जहां मिलती हैं, 2 भुजाएं जहां मिलती हैं। तो देखिए ये आपका भुजा ए बी है और ये भुजा ए ई है। तो ये आपस में कहाँ पे मैच कर रहे हैं? ए पे। कॉमन पॉइंट इनका क्या है? ये है। जैसे ये देखिए, ये है ए ई, ठीक है, और ये एक रेखा क्या है? ए बी इसी में। अब ये क्या है? आपस में कहाँ मैच कर रहे हैं? यहाँ पे, ए पे। तो 2 भुजाएं जहाँ मिलती हैं, ए बी और ए ई कहाँ मिल रहे हैं? ए पे मिल रहे हैं। तो जहाँ पे मिलते हैं उस बिंदु को हम बहुभुज का या पॉलीगॉन का शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या बता सकते हैं अब इससे, कि इस एग्जाम्पल में जो ए बी और ए ई है, जो ए बी ए ई, इनका जो वर्टेक्स या शीर्ष है वह क्या है? आपका ए है। क्या है? ए है, ठीक है। ए बी और ए ई में ए है। और अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया जाए ए बी और ई डी, ए बी और ई डी अगर लिया जाए, सॉरी यहाँ पे देखिए ए ई होना चाहिए, ए
यहाँ पे गड़बड़ लिखा गया है, ए ई होगा, ठीक है। ए ई और ई डी, ए ई और ए ई, ये वाला ए ई और ई डी अगर लिया जाए तो इसमें आपका ई होगा, और ए बी और बी सी को अगर लिया जाए तो इसमें क्या है, बी है, और ए सी यानी कि आपका ये वाला पार्ट है बी सी, ये है बी सी, और सी डी को लिया जाए तो आपका सी। यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी ई ये सारे क्या हैं, आपके शीर्ष है, ठीक है। यानी दो, सीधा सीधा समझिए कि दो भुजाएं जहां मिलेंगी उस पॉइंट को हम लोग वर्टिक्स या शीर्ष कहते हैं, सीधा सिंपल। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग एडजेक्ट। आगे हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट साइड्स। तो पॉलीगॉन्स के लिए एडजेसेंट साइड्स क्या होती है इसको जानते हैं। तो देखिए, कोई भी दो भुजाएं या दो साइड्स जिसमें एक कॉमन एंड पॉइंट होगी उसको हम लोग उस पॉलीगॉन्स का या बहुभुज का जो आसन्न भुजाएं या एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स आप इस फिगर में देखिए, जैसे हमने ये फिगर बनाया है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ए बी है, दैट इज ए बी, ये यहाँ पे है आपका, देखिए ये जो ए बी है और बी सी, और बी सी यानी ये वाला पार्ट ए बी और ए सी, ये क्या है, ये आपके कहे जाएंगे एडजेसेंट साइड्स या आसन्न भुजाएं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या है, एक कॉमन एंड पॉइंट है। इन दोनों लाइन सेगमेंट का एक कॉमन एंड पॉइंट क्या है, बी है। यानी ये दोनों आपस में एक पॉइंट पे मिलते हैं, मैच करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होंगे, एडजेसेंट पॉइंट साइड्स या फिर आसन्न भुजाएं कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह देखते हैं कि कौन कौन से और हैं जो आप कह सकते हैं कि एडजेसेंट साइड्स हैं या आसन्न भुजाएं हैं। तो एक तो देखिए ए बी और बी सी हो गया, ए बी और बी सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में आपका कॉमन एंड पॉइंट बी है, ठीक है, बी इनका कॉमन एंड पॉइंट है। ऐसे ही और कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं ए ई, ठीक है, ए ई और ई डी, ए ई और ई डी, ए ई और ई डी, ये भी क्या है, आपके एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। और इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, बी, कॉमन एंड पॉइंट इनका क्या है, बी। अब देखते हैं कि कौन नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए, अब जैसे हमने ले लिया, ये वाला ले लिया ए बी, ओके, हमने ले लिया ए बी, और एक ए बी ले लिया, और एक ले लिया ई डी, ई डी। तो आप देख सकते हैं कि ए बी यहाँ है, ई डी यहाँ है, तो ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं ना, इनमें कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपके एडजेसेंट साइड्स यानी आसन्न भुजाएं नहीं है, ठीक है। आसन्न का मतलब होता है पास पास, यानी दो रेखाएं या दो लाइंस जब पास पास होंगी और उनमें एक कॉमन एंड पॉइंट होगा तो हम उनको बोलते हैं आसन्न भुजाएं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडजेसेंट वर्टिक्स, ठीक है, यानी आसन्न शीर्ष क्या होते हैं। तो सेम चीज है, सेम चीज है, बस वहाँ पे साइड्स थी, यहाँ पे वर्टिक्स है। तो बहुभुज या पॉलीगॉन के एक ही भुजा के अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। जैसे ये फिगर है आपका, फिगर में आप देख सकते हैं ई डी, जो ई डी है, ये ई और डी, ये क्या है, आपके आसन्न शीर्ष या एडजेसेंट वर्टिक्स कहलाएंगे, ठीक है। एक ही भुजा के अंत बिंदु, जैसे ए एक भुजा है, ई डी क्या है, एक ही भुजा है, और इसका एक पॉइंट अंत पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट ई है, और एक एंड पॉइंट डी है। तो ई डी क्या होंगे, कहे जाएंगे आसन्न शीर्ष, यानी आपके कहे जाएंगे एडजेसेंट वर्टिक्स, ठीक है। अब देखते हैं कि
जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ए डी, ए आपका देख सकते हैं यहाँ है, यानी ये जो लाइन ए बी है हमने इसमें से ए को लिया, और ये जो लाइन ई डी है इसमें से डी को लिया। तो अब आपसे पूछा जाए कि ए और डी क्या आसन्न शीर्ष हैं, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए एक लाइन के ये दोनों नहीं पॉइंट्स है, ये ए बी का पॉइंट है ए, और ये ई डी का पॉइंट है आपका डी। तो एक ही लाइन के दोनों शीर्ष अगर रहेंगे, एक ही लाइन के दोनों शीर्ष, तो उनको हम लोग बोलेंगे आसन्न शीर्ष। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डायगोनल्स। ठीक है, पॉलीगॉन्स के डायगोनल्स या विकर्ण क्या होते हैं। तो ऐसे शीर्ष यानी वर्टिक्स जो आसन्न नहीं है, यानी जो आसन्न नहीं है को मिलाने से बना रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण या डायगोनल कहलाता है। विकर्ण केवल शीर्ष को शीर्ष से मिलाने पर बढ़ता है। ठीक है, यानी जैसे आप ये आपने ले लिया एक, ठीक है, पॉलीगॉन ले लिया मान लीजिए ऐसे करके आपने। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको बना दिया जाए, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे है मान लीजिए। अब हमने क्या कहा कि ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है। आसन्न शीर्ष का मतलब जो एक ही पॉइंट, एक ही रेखा के पॉइंट ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे नाम हमने ए बी सी डी और ई रख दिया। ठीक है, तो आसन्न ए बी क्या है, आसन्न शीर्ष है। ठीक है, एक ही लाइन के शीर्ष है, तो इन्हें नहीं लेंगे, दूसरे को किसी को लेंगे। जैसे ए को हम डी से ऐसे मैच करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, ए को बी से करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हम कर सकते हैं, ए को सी से कर सकते हैं, जिससे जिससे मैच होता है करते जाइए। फिर उसके बाद हम लोग ई को सी से कर सकते हैं, और ई को आपका बी से कर सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। विकर्ण केवल शीर्ष को शीर्ष से मिलाने से बनता है। तो ये एक पॉइंट सी क्या है, शीर्ष है, फिर ई शीर्ष है, यानी शीर्ष को जब शीर्ष से मिला देंगे तो हम उनको बोलते हैं विकर्ण या डायगोनल्स। ठीक है, आप अब अच्छे से आप देख सकते हैं कि इस फिगर में ए ई, ठीक है, सॉरी ए सी ये वाला लाइन, उसके बाद ए डी ये वाला लाइन, फिर बी ई ये वाला लाइन, उसके बाद बी डी ये ऐसे। ठीक है, फिर सी और ई ये ऐसे। ये सारे क्या हैं, आपके डायगोनल्स हैं इस पॉलीगॉन से। और बी सी डायगोनल नहीं है, बी सी यानी ये बी और सी आपका डायगोनल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक ही रेखा के दो शीर्ष हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, आसन्न शीर्ष हैं, तो आसन्न शीर्ष नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आज का ये हम लोग का लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पुनः एंगल, ट्रायंगल्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक करिएगा और शेयर करिए, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम से जुड़कर यहाँ इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।